हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। मैं जनाब तारिक सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। एमी ओल्ड बॉयज लखनऊ के प्रेसिडेंट हैं आप। प्लीज दोस्तों खामोशी बनाए रखें। अस्सलामुअलैकुम। वतन समाचार के ज़ेर एहतमाम आज का ये सेमिनार बिल्डिंग फेंसेस और ब्रेकिंग बैरियर्स व्हाट अ रिपब्लिक ऑट टू ऑफर टू इट्स सिटीज़न की सदारत कर रहे भारत की राजनीति के बहुत बड़ा चेहरा तारिक अनवर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। तारिक अनवर साहब की शख्सियत इतनी बड़ी है, इतनी बाला है कि हिंदुस्तान में तो कम से कम मैं कह सकता हूँ अगर कोई भी आदमी उसका नाम तारिक है और थोड़ा बहुत अच्छा काम भी कर पाता है और गलती से उसने कुछ अच्छा बोल दिया तो मीडिया उसको तारिक सिद्दीकी और तारिक खान की जगह तारिक अनवर के नाम से लिख देती है। और इस बात की सआदत हमें भी कई दफ़ा मिल चुकी है, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं सर। आज का ये बड़ा मोतबर डायस, उसके जो मेंबरान मौजूद हैं, सामीन इकराम, ख़वातीन व हज़रात और मीडिया के लोगों, मुबारकबाद के लायक हैं अहमद साहब जो आपकी निज़ामत भी कर रहे हैं और वतन समाचार के मैनेजिंग वर्कर हैं, जिन्होंने जसारत की है इस हसास टॉपिक को हमारे सामने रखने के लिए। और एक सवाल भी उठता है उनकी इस इंतखाब पे कि 70 साल की कामयाब जमहूरियत के बावजूद आज इतना बेबाक और ज़िम्मेदार सहाफ़ी और उसके लोग ऐसी टॉपिक पे मुज़ाकरा क्यों करा रहे हैं। ये एक सवाल उठता है, इतनी बुनियादी चीज़ पे सवाल क्यों उठ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी बात भी आपके साथ बड़ी बुनियादी होगी। महमूद पराचा साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। आगे बढ़ने से पहले अगर हम ये समझें, जमहूरियत, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी मौजूदा ज़माने में दो तरीक़े की हैं। एक मोनार्की है और एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक में हमारा मुल्क अज़ीज़ भारत और USA वगैरह आता है। मोनार्की का एग्ज़ाम्पल आपका इंग्लैंड का है। मोनार्की में जनता को हक सरकार चुनने का तो है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट वहाँ के अपने जो भी क्वीन या किंग हैं वो रहेंगे, वो हक आपके पास नहीं होता। लेकिन रिपब्लिक में शहरियों को एक बहुत बड़ा हक हासिल है कि आप अपने लिए हुकूमत करने के लिए नुमाइंदे खुद मुंतखब करते हैं और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट की शक्ल में भी मुंतखब आप ही करते हैं। और उसको आईन ने वही तमाम सहूलियत प्रेसिडेंट को भी दे रखी है जो एक आम शहरी को दे रखी है। और ये बड़ी बात है किसी भी रिपब्लिक होने की, और इसका फ़ख्र हिंदुस्तान को हासिल है। लेकिन 70 साल के बाद हम और पाकिस्तान साथ साथ आज़ाद हुए। आज हम दुनिया की बहुत सारी फैकल्टीज़ में आसमान पे चढ़ करके अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। और वहीं मुझे बेझिझक कह सकता हूँ कि पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री की तरीके से हमारे सामने नुमाया हुआ है। उसकी वजह ये थी कि हम रिपब्लिक डेमोक्रेसी को हमने अच्छी तरीके से बरता है और अच्छी तरीके से हमने लोगों के आवाम के बीच में उसकी खिदमत करी है। लेकिन हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है, तो डेमोक्रेसी का भी लाइफ साइकिल है। और अमूमन ये होता है कि शहरियों को, आवाम को इस बात का जब कई साल 50-60 साल चीज़ें बहुत अच्छी चलने लगती हैं, आपके मुआफिक चलने लगती हैं, आपके तरक्की में वो हुकूमतें आपको तरक्की देती रहती हैं, तो हम कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। चीज़ों को ये मान करके चलते हैं कि अगर 5 साल में एक दफ़ा हमने बटन दबा करके किसी को इलेक्ट कर दिया है तो वो 5 साल पिछली हुकूमतों की तरह हमारी बेहतरी के लिए काम करेगा। यही वो बुनियादी गलती है जो उस वक्त हो जाती है जिसकी वजह से जमहूरियत का गला घुट जाता है, रिपब्लिक का गला घुट जाता है और अवाम तकलीफ के दौर से गुजरने लगती है। और ऐसे वक्त का आहट भी अगर आपको आए तो उस आहट पे हमको लगता है कि आपको अपने कान को बिल्कुल चौबंद रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसे दौर से हमारा मुल्क तो नहीं गुजर रहा है। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है
कि बहुत सारे मिसालें हैं, ये बात यूं हवा में नहीं कही जा सकती हैं। बहुत सारी मिसालें हैं, एंशिएंट ग्रीक, रोमन और हिटलर का जर्मनी ले लीजिए आप, नेपोलियन का फ्रांस ले लीजिए, मुगाबे का जिम्बाब्वे हो, या हुगो शावेज का वेनेजुला हो, या पुतिन का रशिया हो, या एर्डोगान का टर्की हो, या विक्टर ओबरान का हंगरी हो। ये तमाम वो ममालिक हैं जहाँ के सरबराह हमेशा आपके अवाम के ज़रिए अवाम को वादा दे करके, उनको ख्वाब दिखला करके, उन्हीं के ज़रिए मुंतखब हो करके, और तकरीबन हर जगह मेजॉरिटी में ये सरकारें बनी, ये नेता ने सरकार बनाई। लेकिन जब वो आपके इंतखाब के बाद और उनको एहसास हुआ कि आप उस गलतफहमी के शिकार हैं कि अगर हमने सिलेक्ट कर लिया है लीडर को तो वो हमारी बेहतरी के लिए काम करेगा, और आप सो गए, उसका फ़ायदा उठाया। और फ़ायदा उठा करके आपको जो बेसिक दो सुतून होते हैं किसी भी जमहूरियत की, एक पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, शहरी का अवामी मामलात में पार्टिसिपेट करना, और आपकी जो आपकी सारी चीज़ों को आप एक शहरी ओन करता है, जब आप उससे अपने को हटाने लगते हैं तो धीरे 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 करके एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है पावर में आने के बाद। और वो नैरेटिव ये होता है कि आपने हमको सिलेक्ट कर लिया, इलेक्ट कर लिया, आपका काम ख़त्म, आप आराम करिए, हम जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से मुल्क को चलने दीजिए। और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि फिर वो मुल्क का चलाने का तरीका उनका होता है, और अगर जो इंस्टीट्यूशंस और जो लोग उस तरीके के सामने सरेंडर हो गए उनको तो स्पेस मिलता है, लेकिन जिन्होंने आवाज़ उठाई, जो बेसिक हक था किसी रिपब्लिक डेमोक्रेसी का, जिन्होंने अपने लीडर के ऊपर सवाल पूछा, जिन्होंने उनके काम करने पे एक सवाल उठाया, उनको उनकी आवाज़ों को दबा दिया गया, उनकी आवाज़ों को कुचल दिया गया और उनको खामोश कर दिया गया। समझना यह है कि दुनिया में ये बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, और इसको करने के लिए सबकी अपनी मिलिशिया पावर है। किसी ज़माने में आपने सुना होगा कि मुसोलिनी की ब्लैक शर्ट और हिटलर की ब्राउन शर्ट, वो दौर भी तारीख़ में मौजूद है। आज का मिलिशिया ये नहीं है, आज का मिलिशिया मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, सोशल आर्मी हो, आपकी सोशल मीडिया की आर्मी हो, ये आज का मिलिशिया है। तो हुकूमतें इस मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करके ही अपने नैरेटिव्स को जो बिल्डअप कर रही वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। ऐसी हालत में आज अगर मैं दूर न जाऊं, दुनिया की दो बड़ी जमहूरियत, सबसे पुरानी अमेरिका और सबसे बड़ी जमहूरियत अगर मैं हिंदुस्तान का जायजा लूं तो आज की हालत क्या है सर? आज की हालत ये, जो आज की मिलिट्री है, आज का जो मीडिया है, वो 3 टुकड़ों में बटा हुआ, बहुत क्लियर कट बटा हुआ। एक तरफ वो जो मीडिया की असल जिम्मेदारी थी कि हुकूमतों के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, अगर अवाम के हक में हुकूमतें काम नहीं कर रही हैं तो हुकूमतों से सवाल पूछना इस चौथे सुतून और मीडिया का काम था, जिसको लोगों ने जिम्मेदारी से अब तक निभाया। पिछले 5 सालों में जो नैरेटिव बिल्डअप हुआ है उसमें ऐसी तमाम आवाज़ों को दबाने की कोशिश करी गई है, और आपका रवीश साहब और विकांत प्रकाश साहब ऐसे ऐसे आवाज़ों को चैनल का सामना करना पड़ा, सोशल मीडिया की सहूलतें लेनी पड़ी अपने आप को जिंदा रखने के लिए। परसून वाजपेयी साहब को एक बड़े इदारे से अलग कर दिया गया। तो ये वो सब नाम हैं कि अगर आपने उनके सामने सरेंडर नहीं किया तो ये हालात हैं आपके। और जिन्होंने हुकूमत के साथ टून पे टून बचाना शुरू करा, उनको बड़ा स्पेस मिला है। आज रिपब्लिक हो, टाइम्स नाउ हो, जी हो, अगर इन सब के हालात आप देखिए तो ये, फिर आप चैनल खोल करके बैठेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा ये पूरा का पूरा जो मीडिया है इसमें ये साहब प्रो बोलेंगे या एंटी बोलेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई परफॉर्मेंस चल रही है। अरे भाई, आप रिपब्लिक को देख लीजिए, अमेरिका में जो रोल फॉक्स प्ले करता है उसकी पहले से तय है कि हमारी जानिबदारी किसके साथ है, किस हुकूमत और किस सोच के साथ है। आज उसी का रेप्लिकेशन है रिपब्लिक की शक्ल में। जब आप रेप्लिकेट करेंगे तो आप अपनी ओरिजिनलिटी को लॉस कर देते हैं। जब आप अपनी ओरिजिनलिटी को लॉस करेंगे तो आपके सवाल पूछने की हिम्मत खत्म हो जाती है। फिर आप एक महज परफॉर्मर रह जाते हैं, जो आप एक तरीके से ड्रामा दिखलाते हैं टेलीविजन की तरह। आज उसी दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, और इस दौर से गुजरने में हमको इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं वो आहटें तो नहीं आ रही हैं कि हम भी हिटलर की तरफ, हमारा मुल्क भी तो कहीं गुजर नहीं रहा है कि हम एक
एक ऐसा हुक्मरान आया जो आया तो आवाम के चुनने की वजह से और थम्बिंग मेजॉरिटी से आया, और धीरे धीरे करके हर वो आवाज़ जो उसके खिलाफ उठे या उससे सवाल पूछे उसको देशद्रोही की कैटेगरी में डाल करके बंद कर दिया गया है। अगर इस बात का एहसास है तो मुझे लगता है ये वो वक्त है जिस वक्त हमको बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस रूम में, इस हॉल में बैठे हुए तमाम जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम और हमारे हमअसर जितने भी लोग हैं उनको मैं इस बात से आगाह कर सकें कि ये वक्त, ये मुल्क हमारा किस वक्त से गुजर रहा है। ऐसा ना हो कि जो शायर ने कहा था कि तारीख़ की नज़रों ने वो दिन भी देखे हैं कि लम्हों ने ख़ता की थी और सदियों ने सज़ा पाई। ऐसा ना हो कि हमारा ये अगला 45 दिन 2019 के चुनाव से पहले का कहीं वो लम्हा ना बन जाए जिसका असर हमारा ये मुल्क अज़ीज़ किसी तरीके से किसी परेशानियों का शिकार का बायस ना बन सके। उससे बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम ये सवाल पूछें कि हुकूमत जो वादा करके आई थी 4.5-5 साल पहले, उस वादों में कितनी खरी उतर रही है। हम ये पूछें जो बड़े फैसले आपने करे हैं GST के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे, या फॉर FDI पे 100% जो आपने बाहर की कंपनीज को इजाज़त दे दी इन्वेस्ट करने के लिए, इन तमाम फैसलों की जो वजूहात थी, क्या उस वजूहात पर ये हुकूमत खरी उतरी है? ये फैसला करने से पहले हमको पूछने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम उस ऐनक से और हमारे हमअसर उस ऐनक से देखें जिस ऐनक से ये मीडिया आज हमको दिखलाना चाहता है। वक्त की पुकार है कि हम अपने उस ऐनक को उतार दें और इस चीज़ को एनालिसिस करें और एनालिसिस करके लोगों तक पहुंचाएं कि ये 2019 का इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। हमको चौकस रहना है, ज़िम्मेदार रहना है और कोशिश करना है कि वो हुकूमत आए जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को सवार कर सके, जो हमारे रिपब्लिक को बचा सके। वो रिपब्लिक जो शहरियों के लिए जीता हो, शहरियों के लिए मरता हो, शहरियों के लिए पॉलिसी करता हो, शहरियों को खुली हवा में जीने की इजाज़त देता हो, जिसको इस बात का एहसास हो मैं हाकिम नहीं हूँ, मैं शहरियों के ज़रिए इलेक्ट करके चुन करके इसलिए आया हूँ कि शहरियों का ख्याल रख सकूँ, उनकी जिम्मेदारी निभा सकूँ। ऐसे लोगों को इलेक्ट होकर के वापस 2019 में आना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अहमद साहब का कि जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि इतनी मोतबर महफिल और इतने मोतबर डैस के सामने हम अपनी बात आपके सामने रख सकें और ऐसे टॉपिक में हम अपनी बात आपके सामने रख सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ सामीन का भी जिन्होंने हमको सुना, और ख़ास तौर से हंजला साहब हैं, आयशा है, अब्दुल्ला भाई बैठे हुए हैं, रेहान सूरी साहब हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट मौजूद हैं। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं अपनी बात इस बात पर ख़त्म करता हूँ कि मुझे बहुत उम्मीद है इस बात की कि आने वाला वक्त जो 45 दिन है या उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये भारत के लोग हैं, 123 करोड़ की ये जनता, अगर आपने इसको 5 साल में ये समझा दिया कि तुम्हारी हैसियत अब सिर्फ और सिर्फ बटन दबाने की रह गई है, तो उम्मीद है कि 130 करोड़ की जनता बटन बहैसियत दबाएगी, बशऊर दबाएगी और इस बात का एहसास करा देगी कि जो 4.5-5 साल हम तकलीफ़ से गुजरे हैं उसका ये जवाब है। तो इस बात की और इस उम्मीद के साथ मैं मंजर भोपाली साहब की बड़ी ताज़ा नज़म के चंद इशार के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। आपकी ग़ुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी ग़ुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फ़ैसला हमारा है, आबरू से मरने का फ़ैसला हमारा है। इब्रते जहाद अपनी ज़ख़म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा वार हमारा है। इस उम्मीद के साथ फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पायबंदाबाद।